नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। कोई भी सवाल हो आप पूछे। हमारा नंबर है 9136934058 पर। इस अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे और फिर अपना सवाल आप भेज सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन से, IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता हैं और बिटपन मजूमदार हैं bmazumdar.com के। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। लेकिन चलिए एक और अपडेट देता हूँ कि टाटा मोटर्स की पहली तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। कंपनी को 5,000 करोड़ का घाटा हुआ है, जबकि अनुमान था 1,700 करोड़ रुपए का। तो एक अपडेट, पहली तिमाही के नतीजे टाटा मोटर्स ने जारी कर दिए हैं। घाटा हुआ है 5,000 करोड़ रुपए का। ईटी नाउ स्वदेश का अनुमान था कि 1,707। इसमें डेफिनेटली एक वन ऑफ होगा। पूरी डिटेल्स आपको आगे के बुलेटिन में लेकर आएंगे। कमोडिटी का शो है तो आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी की तरफ ही रुख कर लेते हैं। चलिए सोयाबीन का अपडेट सबसे पहले लेंगे। आज सोयाबीन के जो आंकड़े आ रहे हैं बुआई को लेकर, अब तक सोयाबीन की बुआई करीब 108 लाख हेक्टेयर में पूरी हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान करीब 99 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। यानी पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन की बुआई अच्छी हुई है। ज़्यादातर हिस्से में सोयाबीन की फसल अच्छी स्थिति में है। और एमपी में जो सोइंग की जो कंडीशन है, बुआई की जो स्थिति है, पिछले साल के आसपास की है। लेकिन महाराष्ट्र में फसल को कुछ ज़िले में नुकसान हुआ है। मराठवाड़ा और विदर्भ में दोबारा बुआई होने पर भी भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल जो बुआई के नंबर आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ DN पाठक साहब हैं, ED हैं। CK सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पाठक सर, क्या लग रहा है बुआई को लेकर, किस तरह के उत्पादन के नंबर रह सकते हैं सोयाबीन के? हालांकि अभी काफी इनिशियल ये हैं, लेकिन तब भी आप लोगों का क्या अनुमान है इस साल? मैं सोपा का ED हूँ, सी का नहीं हूँ, करेक्ट करना। या सॉरी सर। ओके, देखिए जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें थोड़ा लैग होता है, टाइम लैग अपडेट होने में। तो ये जो 109 लाख के आंकड़े हैं, ये अभी जब दोबारा अपडेट आएगा तो बढ़ेंगे। हमने अभी तक जो अनुमान लगाया है वो 115-116 लाख हेक्टेयर का है। मैं सोच रहा था कि थोड़ी बुआई रिसोइंग की हो पाएगी, लेकिन लगातार बारिश की वजह से मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश में भी रिसोइंग अभी तक हो नहीं पाई है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, रिसोइंग के चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल जो 119 लाख हेक्टेयर, 120 लाख हेक्टेयर हमने बोला था कि बुआई हुई है, उसके आसपास या उससे थोड़ा कम ज्यादा ही एरिया रहेगा। जो मैं बढ़ने की उम्मीद कर रहा था 5 से 7%, वो मुझे लगता है कि अब एरिया बढ़ नहीं पाएगा। जहां तक फसल का सवाल है, अभी तक कोई मेजर बीमारी या कोई कंप्लेंट नहीं है, सिवाय इसके कि जैसा आपने बताया कि महाराष्ट्र में कुछ एरिया में पानी भर गया है। वहां पे जो लो लाइंग एरिया है, वहां पे फसल में पानी भरा हुआ, निकासी अभी तक हो नहीं पाई है। क्योंकि जब तक 3-4 दिन सूखेगा नहीं, तब तक पानी निकल नहीं पाएगा। वहां फसल कुछ खराब हो सकती है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे खबरें घूम रही है कि इतना बर्बाद हो गया, उतना बर्बाद हो गया, 25% चला गया, ये सिर्फ खबरें हैं। ये 25% फसल बर्बाद हो गई है, ऐसा कोई सच नहीं है। कुछ फसल पे असर पड़ेगा। और अभी ये कहना कि उपज एकदम खराब हो गई, ये मुझे लगता है थोड़ा प्रीमेच्योर है। लेट अस वेट एंड वॉच कि आगे मानसून कैसे बिहेव करता है। सोयाबीन की फसल क्या बहुत वर्सटाइल फसल है। अगर इसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाए, लगातार बारिश होती रहे या लगातार सूखा पड़ जाए, ये तभी खराब होती है। अदरवाइज ये छोटे मोटे झटके जो है बड़े आराम से सह लेती है। तो अगले 2 हफ्ते वेट करते हैं कि मौसम कैसा रहता है, बारिश थमती है कि नहीं थमती है, उसके बाद कुछ अनुमान लगाएंगे। अगस्त में, हमारा मिडिल अगस्त में एक अनुमान आएगा क्रॉप हेल्थ को, और पहला अनुमान भी लगाएंगे कि फसल कैसी है, तब फिर दोबारा बात करेंगे इस पे। ओके, यानी सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED DN पाठक साहब का कहना है कि फसल को लेकर अब तक चिंता नहीं है। और जो फसल ज़्यादा खराब होने की खबर भी आ रही है, इस खबर को इनका मानना है कि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। और जो बारिश के पानी होते भी है, खेतों में लगते हैं, वो जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से निकल भी जाते हैं। ये मानसून के बारिश की एक बात होती है सर। लेकिन कुछ इलाकों में इस तरह की खबरें भी आ रही कि येलो मोजैक, जिससे पीला पड़ जाता है उसके पत्ते सोयाबीन के, क्या इस तरह की भी दिक्कतें हैं? और फसल को लेकर कोई इस तरह का कुछ ये खबर आ रही है क्या?
ये जो पीला पत्ता पड़ने की शिकायत है ना, इसके बारे में बड़ी भ्रांति है। मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि पीला पत्ता पड़ने का मतलब ये नहीं कि येलो मोज़ेक आ गया है। येलो मोज़ेक होता है व्हाइट फ्लाई से, तो जब तक व्हाइट फ्लाई का अटैक नहीं हो तब तक येलो मोज़ेक नहीं आता है। ये पीला पत्ता अगर पानी भरा रहे तो पीला पत्ता पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए जो पीले पत्ते की आप बात कर रहे हैं, ये इसकी वजह येलो मोज़ेक नहीं है। मुझे पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी येलो मोज़ेक की कोई शिकायत नहीं है अभी तक। मैं खुद महाराष्ट्र होके आया हूँ 3 दिन पहले, एक बड़ा लंबा सर्वे करके आया हूँ, लातूर और नांदेड़ तक जाके आया हूँ। येलो मोज़ेक की शिकायत कहीं भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है येलो मोज़ेक की शिकायत। ये पीला पत्ता तो ये नहीं येलो मोज़ेक है हमेशा। येलो मोज़ेक मैंने बताया व्हाइट फ्लाई से होता है, जो कि अभी तक कहीं उसकी शिकायत नहीं आई। चलिए, एक अच्छी बात है आपने क्लैरिफाई कर दिया। सर, अब आखिरी सवाल ये होगा, पिछले साल यील्ड को लेकर काफी चिंता थी, खास करके एमपी में। क्या इस बार यील्ड बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं क्या? देखिए, उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन ये फसल ऐसी है कि इसमें कब क्या हो जाए पता नहीं लगता। 90 दिन की फसल है, 90-95 दिन की। अगर आखिर के टाइम पे बारिश हुआ ढेर सारी तो यील्ड खराब हो जाती है। कहीं कोई एकदम मौसम ऊपर नीचे हो, मॉइस्चर बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाए तो कीड़े लग जाते हैं, कीड़ा लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं कह सकता हूं कि यील्ड को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है, और अगर ऐसा ही बना रहा तो यील्ड बहुत अच्छी आएगी। महाराष्ट्र में तो हमेशा ही यील्ड अच्छी आती है, मध्य प्रदेश में भी यील्ड अच्छी होगी। लेकिन मैं ये आज की स्थिति बता रहा हूँ, आगे की चिंता करना मुझे लगता है थोड़ा प्रीमेच्योर है। आपसे आगे भी बात होगी। अगस्त का जब आपका सर्वे हो जाएगा सोपा का, तो वापस आपको जोड़ेंगे और ग्राउंड की स्थिति उस समय भी जानेंगे। हालांकि अभी बहुत प्रीमेच्योर है कहना कि किस तरह की स्थिति बनेगी आगे चलकर। अभी मॉनसून के भी काफ़ी, आधा मॉनसून भी बचा हुआ है, उसके बाद बुआई भी दोबारा भी बहुत जगहों पे हो रही है। तो ये सब तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो शुरुआती रुझान है, इसको देखकर कुछ भी कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। आज एक अहम बैठक है, फेड की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज ब्याज दरों पर फैसला आ जाएगा। सिर्फ बुलियन मार्केट ही नहीं, पूरे कमोडिटी और इक्विटी मार्केट की भी इस खबर पर नजर है कि किस तरह के फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। अनुज जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं, बाजार क्या सेंस कर रहा है? क्या 3/4% 0.75% ब्याज दरें बढ़ोतरी की उम्मीद करके चल रहे हैं आप लोग? विश्वमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, फेडरल बैंक का जो डिसीजन है डेफिनेटली हमें लगता है कि थोड़ा डिस्काउंटेड है। 0.75% जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट में डिस्काउंटेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से ये मार्केट में चल रहा है और अब हम देखें तो उसको मार्केट ने पूरा भुना लिया है। बट हाँ, अगर इसके विपरीत अगर कुछ होता है, 1% ऊपर में या फिर नीचे में करीबन 0.50% होता है, तो हम एक अच्छा रिएक्शन आते हुए देखेंगे। अगर 0.75 से कम होता है इंटरेस्ट रेट में बदलाव, तो मुझे लगता है कि एक मार्केट को बूस्टअप मिलेगा, गोल्ड सिल्वर ऊपर की तरफ आ सकते हैं, इवन सभी मार्केट के अंदर हम तेजी देख पाएंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट 1% या उससे ऊपर अगर बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर जो है वो हम कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट में देखेंगे। कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो फेडरल बैंक की स्टेटमेंट रहेगी कि उनका आगे आने वाले समय में इकोनॉमी का आउटलुक कैसा रहेगा, यूएस की पर्टिकुलर इकोनॉमी पर कैसा आउटलुक है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कैसा उनका आउटलुक है, या फिर इन्फ्लेशन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। तो ये उनके स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो स्टेटमेंट कैसा है और वो आगे के लिए उनका क्या आउटलुक है। क्योंकि फेडरल बैंक की जो स्टेटमेंट होती है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहती है और उस पर ही हम देखें तो आगे मार्केट का और बाजारों का रुख उस पर डिसाइड होता है। तो मुझे लगता है कि अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी भी पॉजिटिव आती है तो हम मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम आते हुए देखेंगे और उसमें डिसाइड होगा कि आगे वो कैसा इंटरेस्ट रेट रख सकते हैं। तो अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो मुझे लगता है कि आईएमएफ का जो स्टेटमेंट आया है कि ग्लोबल ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है, साथ में फेडरल बैंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा डिस्काउंटेड है, मार्केट को थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये व्यू है। फिर देखते हैं अब बाजार किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है। आज रात तक फैसला हो ही जाएगा, लेकिन बाजार अब तक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि लगातार दूसरी बार 3/4% की बढ़ोतरी यहाँ पर फेड कर सकता है। लेकिन सबसे अहम होगा कि आगे बढ़ोतरी के रोड मैप और महंगाई पर कमेंट्री पर नजर रहेगी, क्योंकि बाजार ने तो डिस्काउंट, प्राइस में तो डिस्काउंटेड है ब्याज दरों में बढ़ोतरी, लेकिन आगे कितनी बार ब्याज दरें बढ़ाएंगे, क्या एक्सटेंड होकर 2023 तक भी बढ़ोतरी जारी रहेंगी, और क्या इनका आगे के लेकर किस तरह के गाइडेंस देते हैं, इस पर बाजार की नज़र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। बुलियन मार्केट से ही जुड़े हुए सवाल है। हीरा लाल है राजस्थान से। चांदी इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 57,706 रुपए पर। बिटपन, क्या लग रहा है आपको, चांदी में कैसे ट्रेड करना चाहिए एक अहम इवेंट से पहले, और इनको क्या सलाह देंगे? नहीं, इनका 54,700 में लॉन्ग है शायद, वही बताया आपने शायद 706 सर।
हेलो। सर 57,706 पे काफी ऊपर है, तो यहाँ पे पुल बैक हो सकता है। थोड़ा सा एक बुलिश हरामी जैसा फॉर्मेशन है। और फेड का जो भी देखिए, सभी लोग अभी जिस तरह का मार्केट है, जो फेड का इंटरेस्ट रेट जो हाइक है 75 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन, और उसी को देखते हुए जो भी मार्केट का आउटलुक ऐसा है कि फेड का जो भी स्टेटमेंट आएगा काफी हद तक फैक्टर्ड इन होके भी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और इसी को लेके पूरे इक्विटी मार्केट में काफी रिकवरी हुआ है ग्लोबली, मोस्टली इमर्जिंग मार्केट में। उस तरह से बुलियन में तो कुछ मूवमेंट नहीं है। सिल्वर में और ये ट्रेंड दिख जा रहा है कि सिल्वर में मुझे मोर एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी सिल्वर में डिक्लाइन हो रहा है। तो सिल्वर में मेरे हिसाब से कोई भी पुल बैक बन सकता है। 54,000 का जो लेवल बेस बना हुआ है, शायद मार्केट अगर वो होल्ड करता है, और यहाँ पे भी चार्ट में तो बुलिश हरामी पैटर्न बना है, लेकिन रात को जिस तरह का मूवमेंट आता है कभी कभार तो वो पैटर्न भी फेल कर लेता है। तो 54,000 का एक बेस बना हुआ है, अगर ये 54,000 अगर होल्ड कर पाता है तो थोड़ा पुल बैक आ सकता है, लेकिन बड़ा मैं तेजी का तो मान के नहीं चलता। तो सिल्वर में शायद पुल बैक हो सकता है इंट्राडे में, या बिफोर द मार्केट। अब उनका तो होल्डिंग काफी दिन तक काफी हायर प्राइस में है, तो वो शायद मुझे इमीडिएट नहीं लग रहा कि हो सकता है। लेकिन हाँ, कोई भी स्पाइक अगर 54,000 के नीचे अगर मार्केट नहीं जाता है और थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। लेकिन बुलियन में मैं गोल्ड में तो कुछ मान के नहीं चल रहा। गोल्ड तो पूरा आजकल आईटीसी बन गया है, पूरा इक्विटी कमोडिटी मार्केट का आईटीसी। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में पुल बैक हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन मेजर पुल बैक में बहुत ज्यादा तेजी नहीं मान के चल रहा। ओके, चलिए स्वप्निल है औरंगाबाद से, इनका भी सवाल सिल्वर पर ही है। सिल्वर माइक्रो इन्होंने 59,900 पर लॉन्ग कर रखा है। राजीव जी क्या सलाह देंगे इनको? काफी ऊपर की लॉन्ग पोजीशन है इनकी भी। गुड इवनिंग विष्णु जी। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी इसमें ये संकेत नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। डेफिनेटली एक रिकवरी आ सकती है, पुल बैक रैली आ सकती है। आज के दिन की बात करूँ तो 55,200 एक इमीडिएट रेसिस्टेंस दिखता है, और उसके ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है तो 55,600 तक लगता है। अल्टीमेट ट्रेंड के लिए मुझे लगता है कि एक दिन का वेट करना चाहिए। जैसे ऑलरेडी इन्होंने 59,000 पे पोजीशन लिया हुआ है, तो एडवाइजेबल होगा कि 54 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर रखें, और किसी पुल बैक रैली में अराउंड 56 से और 57,000 के बीच में अगर दाम आते हैं आने वाले 3-4 दिन में, तो वहां पर पोजीशन को लाइट डाउन करें। अगले दर्शक है ओम प्रकाश हैं भिलाई से। अगस्त में नेचुरल गैस किस रेंज में रहेगा? अनु जी क्या लग रहा है, किस रेंज में नेचुरल गैस रहेगा? देखिए विष्णु जी, नेचुरल गैस में हमने एक बढ़त देखी, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा भाव बढ़े हैं। कहीं ना कहीं सप्लाई क्रंच की वजह से भावों में तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है। रेंज की बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे में करीबन 660 का एक सपोर्ट जोन है जहां पर हम एक्यूमुलेशन देख सकते हैं, और ऊपर में करीबन 750 के आसपास में करीबन 100 रुपए की रेंज हम नेचुरल गैस में देख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि इतनी वॉलिटिलिटी है कि 100 रुपए यहाँ पर हम एक दिन के अंदर मोमेंटम देखते हैं। तो अभी फिलहाल जो रेंज बनी है वो 660 से लेकर 750 की रेंज रहेगी। इस रेंज में मार्केट हमें लगता है कि मार्केट मूव कर सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो अगर भाव नीचे करीबन 690 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी की सलाह रहेगी, और ऊपर अगर भाव 740 या 750 तक जाते हैं तो वहां पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। तो इस रेंज में मुझे लगता है कि फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस के प्राइसेस रह सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? ब्यूटीफुल क्या सलाह देंगे क्रिश को? कॉपर में इनका व्यू आज के लिए है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से? ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर फोन बताता हूं करते आज तो डेफिनेटली ट्रेडर है, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बता दीजिए सर। तो आज देखिए थोड़ा सा इंट्राडे में पुल बैक रह सकता है। तो आज का मार्केट 630 से 639 तक रेंज बनता है, तो 634 के आसपास अगर आप बाय करते हैं तो 638-39 में आपको निकल जाना पड़ेगा। 630 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन कॉपर में गोइंग फॉरवर्ड भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, एक चीज मान के चलिए। और कोई भी अच्छा पुल बैक आता है, अगर शॉर्ट में होना है तो थोड़ा मार्केट को रखिए। यहाँ से अगर पुल बैक आता है 645 650 ये सब लेवल पे शॉर्ट करना है। लेकिन इंट्राडे में थोड़ा सा माइनर पुल बैक है, और जो पोजीशन है 11 बजे के बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। स्टॉप लॉस होता है या जो भी है टारगेट हो, जिस तरह से आपको निकल जाना, क्योंकि यूएस के डेटा के बाद ही नेक्स्ट मोमेंटम होगा कल। ओके, अगले दर्शक हैं मनीषा हैं पलवल से। एल्युमिनियम में 1-2 दिनों के लिए क्या करें? राजीव जी क्या सलाह देंगे एल्युमिनियम में? एल्युमिनियम में बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, 2 से 3 दिन में हम देख रहे हैं। मुझे लगता है 213 और 207 ये एक ट्रेडिंग रेंज है। अगर मार्केट 207-8 के बीच में मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 205, और 212 तक का टारगेट इसमें रख सकते हैं।
बट बहुत ही सीमित दायरे में है तो बहुत छोटी पोजीशन में ही काम करना चाहिए। ओके, अगले दर्शक अभिषेक यशवंत हैं। ये 5 लॉट नेचुरल गैस है इनके पास, 700 कॉल में इन्होंने बाई कर रखा है। क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस की कॉल इन्होंने ले रखी है 700 स्ट्राइक प्राइस की बिटपन, क्या करना चाहिए इनको? नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा करेक्ट करना चाहिए, और जिस तरह से कल का नेचुरल गैस का फॉर्मेशन है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक पिन बार जैसा फॉर्मेशन है नाइमेक्स में भी। तो यहाँ पे नेचुरल गैस शायद यहाँ से 650-40 तक एक करेक्ट करेगा, तो इमीडिएटली उनको मेरे हिसाब से थोड़ा पुल बैक आता है 720 के आसपास मार्केट में, इंट्राडे में यूएस मार्केट खुलने से मेरे हिसाब से वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। काफी हाई रेट पे शायद हो गया होगा आपका, अगर पहले का होल्डिंग है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से लिक्विडेट करना चाहिए कोई पुल बैक आता है तो। किसी भी पुल बैक पे निकलने की सलाह दे रहे हैं, और बिटकॉइन को लग रहा है अगर बिटकॉइन को आप फॉलो करते हैं तो आप यहां पर अब जो कॉल पोजीशन आपने बना रखी है 700 के प्राइस पर, यहां से निकलने की कोशिश करें। अगले दर्शक हैं राहुल है मुंबई से। कॉपर इन्होंने 15 लॉट बाई कर रखा है। नहीं, 15 लॉट इन्हें बाई करना है। किस रेट पर बाई करना है इन्होंने ये जानना चाह रहा है। अनुज जी क्या सलाह देंगे, कॉपर किस रेट पर बाई करे? काफी हेवी बाइंग है करनी है इनको। मुंबई से राहुल हैं। देखिए, बेस मेटल देखें तो काफ़ी करेक्ट हुए हैं, ओवरसोल्ड जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं 630 632 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, जहां पर हम रिकवरी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हैं। 630 632 के आसपास पोजीशन बना सकते हैं। हमें लगता है कि वहां पर एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जहां से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इन्वेंट्री भी देखें तो धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है, जो कि एक सपोर्टिव फैक्टर है। और जिस तरीके से चाइना के अंदर कुछ केसेस कम हुए हैं, तो डिमांड थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लगता है कि बढ़ सकती है। ऊपर में हमें लगता है 645 650 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 630 632 के आसपास कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन और कॉटन केक की। हालांकि दोनों में अलग कहानी है। कॉटन अच्छी तेजी दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ कॉटन केक में हालांकि कल के सत्र में अच्छी तेजी थी, लेकिन आज वो तेजी गिरावट में बदल गई है। कॉटन देखिए एमसीएक्स पर करीब 2% ऊपर है। अगस्त का वायदा 45,400 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। वहीं कॉटन केक एनसीडीएक्स अगस्त वायदा 2,750 के नीचे है। 2.25% से 2.5% तक की गिरावट दिख रही है। और जो सितंबर का अगला कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर भी कमजोरी ही दिख रही है 2.25% के आसपास। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एकोशिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर सुधीर अग्रवाल जी है। सुधीर जी स्वागत है आपका। सर, ये कॉटन केक की तेजी क्यों नहीं टिक पा रही? ग्राउंड पर ऐसे क्या खबर है, क्या हालात हैं अभी? हाँ नमस्कार जी। कपासिया खली के अंदर देखो अभी तो फिर भी शॉर्टेज बनी हुई है। अगर अपन वायदे की बात करते हैं तो 2440 रुपए से नीचे से ऊपर में 350 रुपए सुधार हुआ था। कल 2820 रुपए तक का हाई करा था, पर चूंकि 350 रुपए लोगों के पास नीचे भाव का माल था, इसलिए आज जो नीचे आई है प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसकी वजह से करीब 50 से 60 रुपए नीचे कॉटन सीड केक में नीचे गया है। लेकिन कुल मिला के आगे फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। शॉर्टेज है माल की। अभी जैसे अपन ने देखा कि अभी बारिश भी हुई है, बारिश होने से थोड़ी फसलों की खराब की खबरें भी आ रही है। अब आगे क्या होता है कभी अपन पक्का नहीं कह सकते कि क्या रिजल्ट है, अभी जब सर्वे होगा तब मालूम पड़ेगा। पर कुल मिला के फंडामेंटल काफी मजबूत है और माल की शॉर्टेज बनी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, पर हाजिर में ऐसा कोई मंदा नहीं है। हाजिर में कुछ भी सुधार है और आगे भी सुधार ही रहेगा खली में। सर, हाजिर में क्या भाव चल रहा है? हाजिर में ऐसी खबर में पढ़ रहा था कि 3300 से 3500 तक के भाव हैं और वायदा में काफी कम है। इतना डिस्काउंट पे कैसे है? अगर एनसीडीएक्स की खली का भाव अगर देखते हैं तो 2800 से 3000 रुपए का चल रहा है। अगर प्राइवेट मिलर के पास खली का भाव है 3500 रुपए से 4300 रुपए तक का भाव है। दोनों में एनसीडीएक्स की खली में और प्राइवेट की खली में बहुत ज्यादा 700 से 800 रुपए से लेके 1200 रुपए कुंटल तक का डिफरेंस चल रहा है। ये फर्क क्यों दिख रहा है हाजिर में और वायदा में? इतना फर्क क्यों है? हाजिर में क्या उस लेवल पे बाइंग है क्या? 3300 3500 तो हर रोज इस तरह की रिपोर्ट आ रही कि हाजिर में दाम है, तो उस 3500 पे बाइंग लोग कर रहे हैं क्या? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है एनसीडीएक्स की खली जो लगती है वो 6% ऑयल की कंडीशन की खली होती है, पतली खली होती है और वो फिक्स एरिया में जैसा कोला के आसपास और कड़ी के आसपास 2 सेंटर है उन्हीं के आसपास चलती है। जबकि जो प्राइवेट खली है वो पूरे हिंदुस्तान में चलती है। जैसे 3500 की खली भी है, अब जैसे 4300 4400 की खली एमपी में बहुत चलती है, महाराष्ट्र में हल्की खली चलती है। जबकि प्रोडक्शन अच्छी
और वहाँ हल्की खली चलती है अकोला के आसपास। तो ऐसा है कि जो प्रैक्टिकल खली है वो 3500 से 4300 है। मैंने ये जो 2600-2800 की खली एनसीडीएक्स की, वो सिर्फ बहुत कम जगह चलती है, ये प्रैक्टिकल खली नहीं है। मैं आपके चैनल पे ये चीजों को कई बार बोल चुका हूँ। जैसे 21,31,000 बोरी थी और अभी 7,21,000 बोरी रह गई, करीब करीब 14 लाख बोरी उठ गई है। और ये जो 21,31,000 बोरी रहती है, इंडिया का प्रोडक्शन मुश्किल से 3 दिन का है और उसी को हवा बना के रखा गया था। उसकी वजह से 3460 रुपए का वायदा 2440 रुपए आया था, फिर नीचे से वायदा होके 2820 रुपए तक आया है और इसमें भी आगे भी तेजी रहेगी। क्यों? क्योंकि इस खली की जो एक्सपायरी आ रही है धीरे धीरे हो रही है और इस माल को उठने लगा। जो हवा बनाया गया था इन लोगों ने कि 21,31,000 बोरी खली है, उसकी वजह से वायदा डाउन किया गया था। अब 2/3 माल तो उठ गया, 1/3 बाकी और टाइम काफी 10 अक्टूबर तक की एक्सपायरी है, तो ये सारा माल उड़ जाएगा। इसके बाद काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अनुज जी, अब आपसे सवाल होगा, ये वायदा और हाजिर में इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों है? विष्णु जी देखिए, क्वालिटी कंसर्न को लेकर है। वायदा की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है और फिजिकल की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा है। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अगर हम कॉटन के प्राइसेस को भी देखें कमोडिटी तो में हो रहा है, सिर्फ कॉटन केक में ही नहीं हो रहा है, जितने भी कमोडिटी सब डिस्काउंट पर है यहाँ पर। देखिए वो डिस्काउंट में इसलिए है क्योंकि इस बार जो मॉनसून था थोड़ा डिले था और जो सोइंग एक्टिविटी है, जैसा कि हमने अभी डीडी पाठक जी को भी सुना कि जो सोयाबीन की क्रॉप है वो अच्छी होती हुई दिखाई दी है, तो सभी के अंदर डिस्काउंटेड वाला स्टेज दिख रहा है क्योंकि आगे जो क्रॉप एक्टिवेशन है या फिर कोई क्रॉप की जो सोइंग है वो अच्छी होती हुई दिख रही है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा डिस्काउंटेड में आते हुए दिख रहे हैं। और डिस्काउंटेड में आने का मतलब मीन्स ये होता है कि आने वाले समय में जो पैदावार है वो अच्छी हो सकती है, सोइंग एक्टिविटी अच्छी बढ़ सकती है। तो उसकी वजह से हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में प्राइसेस में एक डिस्काउंट वाली स्टेज आती हुई देखी है, क्योंकि जनरली प्रीमियम पे देखते हैं। तो अभी डिस्काउंट वाली स्थिति जो है वो अच्छी जो सोइंग है एक्टिविटी को वो दर्शाता है और ये भी इंडिकेट करता है कि आगे जो प्रोडक्शन है वो जो है वो अच्छा आ सकता है। उसकी वजह से भावों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए इस बीच एक कॉलर भी आ गए, हितेश जैन मालवा से। इनके पास कॉटन केक 2,735 रुपए पर बाइंग है। राजीव कपूर जी, क्या लग रहा है 3,000 तक भाव जा सकता है? इनका सवाल है हितेश जी का। विष्णु जी नहीं, अभी मुझे लगता नहीं है कि कपास खल का भाव जो है एनसीडीएक्स में जो ट्रेड होता है वो इतना ऊपर जा सकता है। 2800 2,550 के आसपास एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। जब तक बाजार उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता मुझे लगता नहीं 3,000 जाएगा। इनफैक्ट एक छोटी सी करेक्शन के रहते हुए मुझे लगता है कि एक बार 2,650 के आसपास आ जाना चाहिए भाव नीचे। ओके, चलिए अब कॉटन केक से आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और कॉटन केक के मार्केट का जो ग्राउंड की स्थिति है वो बताई कि किस तरह से वहाँ पर स्टॉक की स्थिति है, हाजिर में किस तरह के भाव चल रहे हैं और वायदा में भाव में इतना फ़र्क क्यों है, इसका अंतर बताने के लिए। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर ललित हैं राजसमंद से। नेचुरल गैस पर में आज क्या करना चाहिए? राजीव जी, नेचुरल गैस पे और क्रूड ऑयल पे क्या बाइंग करनी चाहिए? इनको क्या सलाह दे रहे हैं आज के लिए? देखिए विश्व में नेचुरल गैस बहुत वॉलेटाइल है, ट्रेड डालें तो विद स्टॉप लॉस काम करें। अगर मैं चार्ट्स पे देखूं तो 690 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है अभी, जिसको बाजार ने आज 2 या 3 दफा टेस्ट किया और मार्केट वहीं से रिकवर हुआ है। और 720 को अभी इंट्राडे के बेसिस पे रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर बाजार 720 के ऊपर चलता है आज तो मुझे लगता है एक बार 15 रुपए के आसपास की एक रैली दिखा सकता है। अदरवाइज 695 696 के आसपास अगर आता है तो 688 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं फॉर 715 के टारगेट के लिए। और जहां तक क्रूड ऑयल की बात है, क्रूड ऑयल मुझे लगता है कि जिस तरह से गिरावट आज मॉर्निंग के सेशन में देखी थी हमने, एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है आर्ली चार्ट्स पे। मुझे लगता है थोड़ी गिरावट और गहरा सकती है। नीचे में मार्केट एक बार 7,500 तक आ सकता है और इसके लिए ट्रेड इनिशिएट करते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 7740। ये जो राजीव जी की कॉल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सेल कॉल है, 7,607 पे बेचना है 7,500 के टारगेट के लिए। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ रमेश पटेल हैं अहमदाबाद से। इंट्राडे में सिल्वर में क्या करें, इनका सवाल है। बिटकॉइन क्या करना चाहिए इंट्राडे के लिए चांदी में? अभी करना है तो 54,000 अभी 900 चल रहा है, 800 के आसपास इंट्राडे में लॉन्ग ले सकते हैं और 55,300 का आप टारगेट ले सकते हो। 54,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आज के लिए बस दैट फॉर इंट्राडे भी। लेकिन आफ्टर द फैन मीटिंग वोल्टायर रहेगा, तो कोई भी पोजीशन है तो बिफोर मीटिंग आप क्लोज कर लीजिए।
ये जवाब है आपके लिए सिल्वर को लेकर। चलिए यहीं पे समेटने का शो को वक्त आ गया है, वक्त कम है। जो भी जिन दर्शकों के सवाल रह गए थे कल उनके सवाल हम शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया राजीव जी आपका, अनुज जी आपका, बिटवन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।